अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर फ़िज़िकल और केमिकल चेंजेस की बात की थी, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर केमिकल चेंजेस अराउंड अस से। तो हमने इस लेक्चर के अंदर देखना है कि हमारे इर्द गिर्द कहाँ कहाँ पे जो है केमिकल चेंजेस हो रही हैं। अब अगर हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो हमारी तकरीबन हमें हर जगह पे कहीं ना कहीं केमिकल चेंज जो है वो नज़र आएगी। बेशक वो हम छोटी सी जगह पे देखें या बेशक हम बड़े लेवल के ऊपर देखें, तो हर जगह पे केमिकल चेंज कहीं ना कहीं पे हो रही है। तो हमारी जो है वो केमिकल चेंज वो हमारी अपनी बॉडी के अंदर भी हो सकती है, हमारी व्हीकल्स या गाड़ियों के अंदर भी हो सकती है, और हमारी एनवायरनमेंट जो सी है हमारे इर्द गिर्द उस एनवायरनमेंट में भी वो केमिकल चेंज हो रही है। अब बाज़ औक़ात क्या होता है कि ये केमिकल चेंज क्या करती है कि हाँ कुछ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस के बना रही है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही है और हमारे लिए वो नुकसानदेह है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम यही जो है कुछ एग्जांपल्स देखें कि कहाँ कहाँ पे हमारी केमिकल चेंज जो सी है वो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर हो रही है। अब फैक्ट्रीज़ के अंदर भी क्या है कि फैक्ट्रीज़ जो है वो टॉक्सिक गैसेस को रिलीज़ कर रही हैं, जो कि देन केमिकली रिएक्ट करके तो रेन वाटर के साथ मिलती हैं और एसिड रेन की फॉर्मेशन कर देती हैं। तो वो जब एसिड रेन जो है वो फॉरेस्ट के ऊपर गिरेगी तो फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देगी। अगर वो बाकी किसी और पानी के अंदर गिरेगी तो पानी को पोल्यूट कर देगी, या हमारे लिए भी वो नुकसानदेह है। इसके बाद बात करते हैं कि हम जैसे हमारे हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स हैं उनको हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हमारी केमिकल चेंज हो रही है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। अब सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं। हाइड्रोकार्बन आपका ये दो तरह के वर्ड से जो है मिल के बना हुआ है, एक हाइड्रो एंड सेकंड वन इज़ कार्बन। तो हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन, एंड कार्बन जो सा आपने एलिमेंट पढ़ा है वो कार्बन। तो ऐसा कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बना हो उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो आपके जितने भी फ्यूल्स हैं, पेट्रोलियम आपकी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये केरोसिन ऑयल हो गया, ये सारे क्या है कि ये हाइड्रोकार्बन के अंदर आते हैं। तो इनके अंदर कार्बन प्रेजेंट होती है, और जब ये बर्न होते हैं हमारे किसी भी हमारी व्हीकल के अंदर बर्न हो रहे हैं, या हम इसको एज अ फ्यूल अपने घर खाना पकाने के लिए यूज़ करें, क्योंकि जो सी आपकी घर में गैस यूज़ कर रहे हैं वो भी एक हाइड्रोकार्बन ही है, या जो सी आप लकड़ियाँ जला रहे हैं वो भी हाइड्रोकार्बन के ही कंपाउंड्स होते हैं। तो ये सारी जो सी चीज़ें हैं ये जब इनको आप बर्न करते हैं, या आप गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर रहे हैं, तो गाड़ी का इंजन स्टार्ट करने की वजह से भी क्या है कि जो हाइड्रोकार्बन फ्यूल है उसके अंदर वो बर्न हो रहा है, तो उसकी एनर्जी जो से अंदर से निकल रही है वो एनर्जी को हम यूज़ करते हैं अपने इस जो से गाड़ी को चलाने के लिए या बाइक्स को चलाने के लिए। तो जो हाइड्रोकार्बन फ्यूल है ये जब बर्न होता है तो इसके अंदर से जो कार्बन है वो रिएक्ट करती है हमारी एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के साथ, और देन वो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रोडक्शन करके तो वो जो है हमारे एनवायरनमेंट को वो पोल्यूट करते जा रहे हैं। तो इसके नतीजे में क्या होता है कि हमारे जो है कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हमारे एनवायरनमेंट में वो ज़्यादा होता जा रहा है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो है बाकी हमारी एनवायरनमेंट पोल्यूट हो जाएगी, और इसके साथ साथ एक तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल आई, उसके बाद जो है हाइड्रोजन जो है रह गया। वो हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके तो वाटर की प्रोडक्शन कर देता है। अब हाइड्रोकार्बन आपके जो से हैं वो मैंने आपको बताया है हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बना है। ये वाला हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वाटर बना देगा, ये कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो कार्बन के बाकी कंपाउंड्स बना देंगे, और बाकी जो सा आपका, और ये तब बनेगा जब ये जो है इनके दरमियान में जो बॉन्ड बना हुआ है ये ब्रेक होगा। अब ये जो बॉन्ड है इसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई हुई है। अब यही जो एनर्जी है यही क्या कर रही है कि ये इन दोनों हाइड्रोजन और कार्बन को आपस में एक साथ मिलाया हुआ है। जब हमने इसको हीट दी, या आपने जब गाड़ी को आपने किक मारी या सर्फ से आपने गाड़ी स्टार्ट की, तो क्या है कि जो प्लग के अंदर एनर्जी है, जो प्लग इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। अब ये बॉन्ड ब्रेक करने की वजह से यहाँ से जो सी एनर्जी निकलेगी वो उस एनर्जी को जो है वो इंजन को रन करने के लिए वो एनर्जी यूज़ कर दी जाएगी। अब जब ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल आएगी, यहाँ से कार्बन निकल आएगा, तो ये जो है दोनों फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके तो आपका वाटर
और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेंगे, जो कि आपका एनवायरनमेंट के अंदर गैस की फॉर्म में जो सा वो निकल जाते हैं। इसके बाद बारी आ जाती है हमारे फर्टिलाइज़र्स की, जो हम एग्रीकल्चर में यूज़ कर रहे हैं, कि अगर जो आप खाद्य वगैरह यूज़ कर रहे हैं, वो भी जब क्या होते हैं कि वो भी एक केमिकल चेंज करती हैं जब आप उनको अपने इन्वायरमेंट के अंदर डालते हो। तो फर्टिलाइज़र सबसे पहले तो ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि मिनरल्स को ऐड करता है हमारी सॉइल के अंदर, कि अगर आप सॉइल को आमतौर पे देखें तो वो सॉइल क्या होती है कि वो फर्टाइल नहीं होती, और हमें फर्टिलाइज़र ऐड करने की ज़रूरत ही तब पड़ती है जब हमारी सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी होती है। तो जो वो न्यूट्रिएंट्स जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए चाहिए, अब जब हमारी सॉइल के अंदर नेचुरली वो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं होते, देन हम क्या करते हैं, हम आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, खादें यूज़ करते हैं। तो उन खादों की वजह से क्या होता है कि वो जो न्यूट्रिएंट्स नेचुरली प्रेजेंट नहीं होते, वो आर्टिफिशियली उस प्लांट को मिल जाते हैं और देन वो ग्रो कर लेते हैं। अब हमारे पास मुख्तलिफ सब्सटेंसेस के, या हमारे पास मुख्तलिफ फॉर्मेशन में फर्टिलाइज़र्स मिल रहे हैं। अब ये जो फर्टिलाइज़र्स हैं, ये कंपाउंड्स, ये इनमें शामिल हो सकते हैं। नाइट्रोजन के फर्टिलाइज़र्स हो सकते हैं, फास्फोरस के हो सकते हैं, पोटेशियम के हो सकते हैं। और इन जो तीनों ये, क्योंकि ये तीन एलिमेंट्स हैं जो कि एक प्लांट की ग्रोथ के लिए चाहिए, और इनको कलेक्टिवली NPK कहा जाता है, क्योंकि ये एक सॉइल के अंदर नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्लांट इनको अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करता है। और जब इनके रेशो या इनके अंदर से कोई या ये सारे जो एक सॉइल के कुछ हिस्से के अंदर कम रह जाते हैं, देन हम क्या करते हैं, हम इसको जो है फर्टिलाइज़र को स्प्रे किया जाता है, या फर्टिलाइज़र को स्प्रेड किया जाता है अपनी फील्ड के अंदर, और वो या वो प्लांट जो है वो उन फर्टिलाइज़र्स को देन यूज़ करके तो वो जो है अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। अब जो फर्टिलाइज़र की जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है, वो बड़ी ज़्यादा यूज़फुल है इस मामले में, कि वो उसको किस किस तरीके से हम यूज़ किया जा सकता है। अब सबसे पहले तो अगर हम देखते हैं तो फर्टिलाइज़र की जो सी शेप है, अब शेप अगर आप देखते हैं तो वो क्या होते हैं कि वो पार्टिकल के साइज़ के होते हैं, छोटे होते हैं, और वो गोल शेप के होते हैं। अब गोल के होने की वजह से क्या होता है कि जैसे सॉइल के अंदर जो स्पेसिस हैं, अब उन स्पेसिस के अंदर अगर कुछ कोर वो स्क्वायर में होगा या ट्रायंगल में होगा, तो वो उन स्पेसिस के अंदर वो नहीं जा सकेगा। तो वो गोल होने की वजह से क्या होता है कि वो जो सॉइल के दरमियान में स्पेसिस होंगी ये मिट्टी की, वो उनके अंदर जाके तो रूट्स तक चला जाएगा। इसके अलावा स्मॉल साइज पार्टिकल्स की वजह से क्या होता है कि वो जब आप फर्टिलाइज़र डाल के पानी देते हैं, तो पानी के अंदर इजीली डिज़ोल्व होकर तो आपकी रूट्स तक जा सकता है, क्योंकि रूट्स जो सी हैं वो सॉलिड को तो वो लेंगी नहीं। वो जब पानी लेंगी नीचे से सॉइल के अंदर से, तो उस वाटर की वजह से जो है जिसके अंदर फर्टिलाइज़र ऐड हुए हैं, वो फर्टिलाइज़र भी जो है उसके अंदर मिल जाएगा। तो उसके बाद जो है यहाँ पे हार्ड पार्टिकल जो है वो ज़्यादा बेटर होते हैं बजाय के सॉफ्ट के, क्योंकि उनके अंदर से अगर सॉफ्ट होगा तो उनको वो तो वैसे ही जो है वो बाहर पड़ा पड़ा भी जो है वो उसके अंदर से न्यूट्रिएंट निकल सकते हैं। पर जो सा हार्ड होगा वो उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स जो है वो एक ग्रेजुअली, एक आहिस्ता आहिस्ता जो है न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे, तो वो ज़्यादा जो है वो बेटर रहेगा उस हमारे प्लांट के लिए। इसके अलावा लिक्विड फर्टिलाइज़र्स को भी यूज़ किया जा सकता है। लिक्विड फर्टिलाइज़र्स जो हैं आप आमतौर पे जो स्प्रे करते हो, वो भी एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है। वो प्लांट जो है वो ज़्यादा इजीली जो है वो उनको एक्सेप्ट कर लेता है। इसके अलावा आगे से हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, ये पहले तो थे कि जिनकी वजह से ये यूज़फुल जो है वो इसके यू की फर्टिलाइज़र हमारे किस तरीके से यूज़फुल हैं एक प्लांट के लिए। अब आगे से हार्मफुल इफ़ेक्ट्स। अब हार्मफुल इफ़ेक्ट्स इसके ये हैं कि फर्टिलाइज़र्स एक पॉइजनस मटेरियल्स होते हैं, तो जब इनको हम स्प्रेड करते हैं तो ये ड्रिंकिंग वाटर के साथ मिलके तो उसको पोल्यूट कर देती हैं। अब दूसरा इसका नुकसान क्या है कि जब ये हम इसको कहीं पे स्प्रेड करते हैं, तो वहाँ पे अगर कहीं नज़दीक कोई पानी है, उस पानी के अंदर भी जो है वहाँ पे जो है एलजी ज़्यादा हो जाएगी, या बाकी इस तरह की चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी जो कि उस वाटर को पोल्यूट कर देंगी। और इसके अलावा क्या है कि ये भी एक कि जो है वो हम जो है इन फर्टिलाइज़र को जो है अगर हम जब बना रहे हैं,
तो फर्टिलाइजर जिस फैक्ट्री के अंदर क्रिएट हो रहे हैं उसके अंदर भी फॉसिल फ्यूल को बहुत ज़्यादा कंजप्शन हो रही है, जैसे कि वहाँ पे हीट करने के लिए या बाकी वहाँ जो व्हीकल चल रही हैं उनकी वजह से भी जो है वहाँ पे जो फॉसिल फ्यूल की कंजप्शन हो रही है, हमने हाइड्रोकार्बन फ्यूल का पढ़ा है, तो उसकी वजह से भी जो है वो पोल्यूशन वो कॉज हो रही है। इसके बाद बारी आ जाती है हमारी कि हम वेजिटेबल ऑयल को फैट के अंदर कन्वर्ट किस तरह करते हैं। जैसे आपकी बनस्पति आप घी देखते हैं, वो घी एज इट इज़ हमें जो है वो नहीं मिल जाता, बल्कि सबसे पहले ये ऑयल होता है और ऑयल को हम कन्वर्ट करते हैं इस बनस्पति घी के अंदर। अब ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम वेजिटेबल ऑयल को सॉलिड फैट या बनस्पति घी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अब इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जो सब आपका वेजिटेबल ऑयल है उसके अंदर से हाइड्रोजन गैस को पास किया जाता है निकल की प्रेजेंस में, तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो एक सॉलिड फैट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस को जो है हाइड्रोजिनेशन का वो कहा जाता है। और जो आपकी वेजिटेबल ऑयल है वो लिक्विड होता है आम रूम टेम्परेचर पे, जबकि जो सा आपका घी है बनस्पति घी है उसको आप देखते हैं तो वो एक सॉलिड होता है आम रूम टेम्परेचर पे। तो इसकी यहाँ पे नीचे जो से इक्वेशन दी गई है कि वेजिटेबल ऑयल प्लस हाइड्रोजन है कि हाइड्रोजन गैस को पास किया गया है निकल की प्रेजेंस में, तो वो जो है वो बनस्पति घी जो है वो बना रही हैं। तो उसके बाद बारी आ जाती है प्लास्टिक्स की। तो प्लास्टिक्स क्या है कि प्लास्टिक्स भी केमिकल चेंज के ही रिज़ल्ट में जो है वो बनी है। तो प्लास्टिक क्या है कि एक ऐसा मटेरियल है जिसको आप किसी भी फॉर्म के अंदर मोल्ड कर सकते हैं। तो प्लास्टिक्स जो हैं वो एक बड़े पॉलीमर्स हैं कि एक छोटे छोटे मोनोमर से मिलके, एक छोटे छोटे मालिक्यूल से मिलके तो वो बने हुए एक बड़ा मालिक्यूल वो बना रहे हैं। तो ये जो छोटे मालिक्यूल से मिलके बने हैं उनको हम मोनोमर्स बोलते हैं। और ये जो है मुख्तलिफ मोनोमर्स प्लास्टिक की प्रिपरेशन के लिए यूज़ हो सकते हैं, जिनकी एग्जांपल में पॉलीइथाइलिन हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, पीवीसी हो गया। तो ये दो तरह की प्लास्टिक्स बनाते हैं। अब पॉलीइथाइलिन जो है वो आपके जैसे पॉलीथीन बैग्स होते हैं, वो पॉलीथीन से ये पॉलीइथाइलिन से पॉलीथीन निकला है। तो जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं ये जैसे आपकी शॉपिंग बैग्स हैं, शॉपर हैं, वो पॉलीइथाइलिन से बने होते हैं। जबकि आपके जैसे प्लास्टिक फर्नीचर है या जो है आप वायरिंग में पाइप्स यूज़ कर रहे हैं वो पॉलीविनाइल क्लोराइड के जो है वो बने होते हैं। तो जब हम इसको प्लास्टिक को हीट किया जाता है तो इसको हम किसी भी शेप के अंदर फॉर्म के अंदर मोल्ड करके तो हम कर लेते हैं। तो आपकी जो सी प्लास्टिक की बॉटल्स होगी या बाकी बर्तन हो गए वो इसी तरीके से क्रिएट होते हैं कि उनको हम पहले हीट किया जाता है और देन हम जो सा उसके इर्द गिर्द जो सा हम शेप हम में चाहें तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और प्लास्टिक्स का एक नुकसान है कि ये इजीली डिके नहीं हो सकते। तो ये क्या है कि ये आप कोई भी अगर मटेरियल जो है उसको या किसी भी चीज़ को ये जैसे कि आपके डेड बॉडीज़ वगैरह होती हैं कि प्लांट्स हैं वो जब ज़मीन के अंदर जाते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं, डिके हो जाते हैं और कुछ अरसे के बाद जो है वहाँ से उनके सिर्फ इम्प्रिंट निशानात मिलते हैं जबकि पूरी बॉडी जो है वो ख़त्म हो चुकी होती है। जबकि ये प्लास्टिक्स जो हैं ये डिके या डिकम्पोज नहीं हो सकते। तो ये पोल्यूशन कॉज करते हैं कि अगर वहाँ पे कोई प्लास्टिक का शॉपिंग बैग आपने कि ज़मीन के अंदर डंप कर दिया है तो वह हज़ारों साल भी गुजर जाएंगे तो वो एज़ इट इज़ वैसा ही रहेगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगी। तो वहाँ पे वो पोल्यूशन कॉज कर रहा है कि ना वो वहाँ से वाटर गुजर सकता है ना वहाँ से फिर ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, तो ये एक पोल्यूशन कॉज कर रहा है। तो रिसाइकलिंग जो है वो एक बेस्ट वे है पोल्यूशन वो जो है प्लास्टिक की वजह से जो पोल्यूशन है उसको ख़त्म करने का। इसके बाद यहाँ पे आपके नीचे पिंक बॉक्स के अंदर इन्होंने जो है बताया है कि हम प्लास्टिक से किस तरीके से जो है हम उसको शेप में कन्वर्ट करते हैं। कि सबसे पहले उसको वो हीट किया है और नीचे हम जो है इर्द गिर्द जो सी भी शेप रखेंगे उस शेप के अंदर जो है वो मोल्ड जो है हम रखेंगे उसके अंदर कन्वर्ट जो है वो शेप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद बारी आ जाती है हमारी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस की। हमने पहले बात की है दो चेंजेस होती है, केमिकल चेंज और फिज़िकल चेंज। अब वो चेंजेस जो सी थी वो उस सब्सटेंस की शेप या उस सब्सटेंस की बेस पे थी जो सी जो सा सब्सटेंस चेंज हो रहा है। अब जो सी अब चेंज की हम बात करेंगे वो उस केमिकल रिएक्शन जो सा हो रहा है उसके अंदर चेंज हो रही है। सबसे पहले बात करें रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल का आपको जैसे इस वर्ड से पता चल रहा है कि जो सा ये रिवर्स हो सके कि वापस हो सके,
उस चेंज को कहते हैं रिवर्सिबल चेंज। फॉर एग्जांपल आपकी जो सा वाटर जो सा आपने बर्फ़ पिघली है, पिघल के वाटर में कन्वर्ट हुई, उस वाटर को देन आप अगेन फ्रीज़ कर सकते हैं, तो ये थी रिवर्सिबल चेंज। तो रिवर्सिबल चेंज टेम्पररी चेंज है जिसको हम जो है चेंज करते रहते, वो हम कर सकते हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस इसकी एग्जांपल है। इसके अलावा स्विचिंग द ट्यूबलाइट है कि आपने ट्यूबलाइट ऑन की, उसका कलर चेंज हुआ, ऑफ कर दी उसका, देन अगेन कलर चेंज हो गया। तो ये भी क्या है कि ये रिवर्सिबल चेंज है कि आपने ऑन किया, ऑफ करके वो वापस चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी हार्ट बीट जो है इंक्रीज़ करती है, जब आप भागते हैं तो दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। अब दिल की धड़कन का तेज़ होना भी क्या है कि वो रिवर्सिबल चेंज है कि जब आप स्टॉप कर देंगे, कुछ देर बाद रुक जाएंगे, तो देन वापस आपकी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाएगी। इसके अलावा साल्ट को वाटर के अंदर मिक्स करना भी रिवर्सिबल चेंज है कि आप साल्ट को अलग भी कर सकते हैं देन अगेन। इसके अलावा किसी ड्राई क्लॉथ को, सूखे कपड़े को गीला करना भी जो सा वो रिवर्सिबल चेंज है कि कुछ देर आप रखते हैं तो वो देन वापस अगेन सूख जाता है। इसके बाद बारी आ जाती है इरिवर्सिबल चेंज की। इरिवर्सिबल चेंज की जैसे आपको इसी वर्ड से पता चला कि इरिवर्सिबल मतलब कि जो रिवर्स ना हो सके, ऐसी चेंज को हम कहते हैं इरिवर्सिबल चेंज। इसकी एग्जांपल के अंदर आ जाता है कि जो सा आपका मिल्क योगर्ट में या दही में कन्वर्ट हो रहा है, वो जो सा इरिवर्सिबल चेंज है कि वापस दही को आप दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते। या प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर के अंदर मिक्स करना कि जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका वाटर में मिक्स करते हैं तो वो सॉलिड हो जाता है, जबकि आप दोबारा से इसको लिक्विड में या वाटर में या प्लास्टर ऑफ पेरिस में पाउडर में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा जो सा वुड और पेपर की बर्निंग जो सा वो भी एक इरिवर्सिबल चेंज है। आपका जो है एग की रॉटिंग या एग का ख़राब होना या फ्रूट्स का ख़राब होना भी जो सा है इरिवर्सिबल चेंज है। तो आपके जो से इन्होंने जो से ये सारी आपकी जो सी हैं ये कहें कि इरिवर्सिबल चेंजेस हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।